नमस्कार साथियों, उपासना एप के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। साथियों, 2 दिनों से हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने जो 2 दिन की छूटी हुई खबरें हैं उनको इसी सेशन में कंपाइल किया है। यानी इस सेशन में हम लोग 22 से लेकर 24 फरवरी 2021 तक की खबरों को कवर करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों से करते हैं, जिनमें पहला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई है। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये वर्ष आपको याद रखना है। सेकंड, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के स्वर्णिम इतिहास पर आधारित पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया है। ये पुस्तक सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले जवानों के लिए प्रेरणा का काम करेगी और इतिहास की रोंगटे खड़े कर देने वाली वीरता की गाथाएं लोगों को बताएगी। थर्ड, हाल ही में केरल सरकार ने पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना को मंजूरी दी है। तो ये राज्य आपको याद रखना है जिसने इस तरह की योजना को मंजूरी दी है। और हाल ही में चंडीगढ़ ने कार्बन बाच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना है। इसके साथ ही चंडीगढ़ इस तरह की पहल शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन गया है। अगला है फिफ्थ, मीटू आंदोलन या अभियान महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने से संबंधित है। तो ये आंदोलन आपको याद रखना है। सिक्स, हाल ही में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से ग्रसित महाराष्ट्र की एक 12 वर्षीय लड़की ने अरब सागर को बांद्रा बरली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई में है, तक सफलतापूर्वक तैरकर पार किया है। सेवेंथ, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। आठवां, हाल ही में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर पुरुष सिंगल खिताब जीत लिया है। 9, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व का अधिकार देने से संबंधित अध्यादेश जारी किया है। ये अध्यादेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से व्यापक पैमाने पर आजीविका की तलाश में पुरुषों के प्रवासन को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। 10वां, पेंगोलिन के महत्व और वैश्विक स्तर पर इसकी मौजूदा स्थिति को लेकर जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 11वां, हाल ही में केंद्र ने कई राज्य सरकारों द्वारा मॉडल बिल ऑन कंक्लूसिव लैंड टाइट लिंक पर अपनी प्रतिक्रिया भेजने में विफलता के बाद चेतावनी दी है कि उनके साथ समझौते को सही मान लिया जाएगा। ये विधेयक नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है जिसे इसने तैयार किया। 12वां, प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को संपूर्ण भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। 13वां, कर्नाटक सरकार का बागवानी विभाग जल्द ही राज्य में इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बंगलुरु यानी IFAB के सहयोग से न बिके हुए फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा। ये केंद्र फूलों को प्रसंस्कृत कर उन्हें प्राकृतिक रंगों, फूलों से निर्मित कागज, अगरबत्ती, कॉस्मेटिक उपयोग हेतु पाउडर और पुष्पकला जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित कर देगा। ये केंद्र सभी प्रकार के फूलों को प्रसंस्कृत करने में सक्षम होगा। तो ये राज्य आपको याद रखना है, किसने किया है? कर्नाटक ने। 14वां, भारत के द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित हालिया आंकड़ों के मुताबिक चीन ने वर्ष 2020 में एक बार पुनः भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। 15वां,
हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के एकीकरण को लेकर परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला अगला है 16वां, खूनी स्नान या ब्लड बाथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा श्रीलंका में तमिलों के नरसंहार के लिए प्रयोग किया गया था। तो ये शब्द आपको याद रखना है। 17वां, हाल ही में तेलंगाना सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को पानी के नल का कनेक्शन सुनिश्चित करने वाले राज्यों के समूह में शामिल हो गया। इससे पहले तेलंगाना राज्य के सभी परिवारों को पानी के नल का कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य था। 18वां, हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने काफी लंबे समय से मृत जंगली जानवर की कोशिकाओं का उपयोग करके एक लुप्तप्राय काले पैर वाले नेवले की प्रजाति के जीव गंध बिलाव का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है। 19वां, हाल ही में केरल सरकार ने केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कारपोरेशन तथा एक अमेरिकी फर्म EMCC इंटरनेशनल के मध्य हुए विवाद समझौते को रद्द कर दिया है। ये समझौता राज्य के तटवर्ती समुद्र में समुद्री संपदा की पैदावार हेतु डीप सी ट्रॉलिंग बेड़े के निर्माण व संचालन करने हेतु किया गया था। इस समझौते के उद्देश्य घोषित उद्देश्यों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए गहरे समुद्र में मछली पकड़ना था। अगला है 20वां, हाल ही में भारत और मालदीव के मध्य सिफावारू उथरूथिला फालू में एक मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल कोस्ट गार्ड हार्बर को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य बंदरगाह का विकास, समर्थन, रखरखाव करना है और ये मालदीव सरकार द्वारा अप्रैल 2013 में मालदीवी रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार से किए गए अनुरोध का एक हिस्सा है। 21वां, जोलोगेंस्मा जीन थेरेपी एक बार दिया जाने वाला इंजेक्शन है। ये दोषपूर्ण जीन को सामान्य जीन से प्रतिस्थापित कर देता है और विकार को ठीक करता है। वर्ष 2019 में अमेरिकी दवा नियंत्रक FDA द्वारा 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस चिकित्सा को मंजूरी दी गई थी, जिससे ये न्यूज में थी। तो परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग न्यूज सेक्शन पर आते हैं। न्यूज सेक्शन में पहली न्यूज है सांभर झील खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने घोषणा की है वह सांभर नामक झील में पर्यटन के नए बिंदुओं को पहचान करेगी, जिससे ये झील न्यूज में थी। सेकंड पॉइंट, ये झील राजस्थान में स्थित है, तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। थर्ड, ये झील केंद्र के स्वदेश दर्शन योजना के राजस्थान सर्किट का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फोर्थ, ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जो अरावली रेंज की गर्त को दर्शाती है। फिफ्थ, इसे वर्ष 1990 से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। सिक्स, सांभर झील में नए पर्यटन बिंदुओं पर वनस्पतियों, जीवों और नमक बनाने की प्रक्रियाओं की एक झलक दिखाई जाएगी। सेवेंथ, एक नमक ट्रेन जिससे रिफाइनरी तक नमक पहुंचाया जाता है को फिर से शुरू किया जाएगा। आठवां, ये कई जीव जंतुओं और पक्षियों का आवास स्थल है। अगला है नाथुला दर्रा या पास खबरों में। पहला पॉइंट, हाल ही में भारतीय सेना ने नाथुला में बर्फबारी में फंसे कई पर्यटकों को बचाया, जिससे ये दर्रा न्यूज में था। सेकंड, ये दर्रा सिक्किम राज्य में भारत चीन सीमा पर अवस्थित है, तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। थर्ड, नाथू का अर्थ है कानों से सुनना और ला का अर्थ है दर्रा। फोर्थ, इससे भारत और चीन के मध्य व्यापार होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ, सिक्किम राज्य में स्थित अन्य दर्रे जेलपला दर्रा, डोंकिया दर्रा और चिवावजंग दर्रा, तो ये अन्य दर्रे आपको ध्यान रखने हैं। अगला है अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, दिल्ली स्थित DRDO प्रयोगशाला सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी द्वारा बनाई गई इस सुविधा का उद्देश्य बहुमूल्य मानव जीवन और मूल्यवान संपत्ति को बचाने हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधनों, अग्नि सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करना है। सेकंड, ये उत्तर प्रदेश में पिलखुआ नामक जगह पर स्थित है, तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है।
अगला अगला है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, इसे भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित किया गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड, VLSR-SAM को समुद्र में तैरते हुए लक्ष्यों सहित नजदीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए निर्मित किया गया है। थर्ड, इस कनस्तर आधारित अत्याधुनिक हथियार प्रणाली की मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर है। अगला अगला है संत रविदास, जिनको आप रैदास भी कहते हैं जी, खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट, ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संत कवि थे। सेकंड, ये रविदासिया संप्रदाय के संस्थापक थे। थर्ड, इन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ उपदेश एवं शिक्षा दी। फोर्थ, उनके द्वारा रचित कुछ भक्ति छंदों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। अगला है लाइन ऑफ क्रेडिट शब्द खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में भारत और मालदीव के मध्य $50 मिलियन मूल्य के डिफेंस यानी रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे यह शब्द न्यूज में था। सेकंड, लाइन ऑफ क्रेडिट विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक सॉफ्ट लोन यानी ऋण होता है, जिसे ऋणकर्ता सरकार को चुकाना होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट अनुदान नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, उधारकर्ता किसी भी समय लाइन ऑफ क्रेडिट से धनराशि हासिल कर सकते हैं, बशर्ते उनका ऋण समझौते के तहत निर्धारित अधिकतम राशि या क्रेडिट सीमा से अधिक न हुआ हो और समय पर न्यूनतम भुगतान करने जैसी अन्य अनिवार्यताओं को पूरा करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी ऋणदाता देश होता है और जो ऋण लेनदार देश होता है, तो इन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है और ये लोग क्या कहते हैं, टुकड़ों में यानी अवधियों में इस ऋण को इसको दे सकते हैं और ये इसे अवधियों में ले सकता है। अगर इसने जैसे $50 मिलियन का जो भी ऋण है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसने मान लो अगर 2021 में $10 मिलियन ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद 2022 में $20 मिलियन ले लिया, फिर बचा $20 मिलियन, फिर उसको वो आगे ले लेगा। इस तरीके से इसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, एक तरीके का रियायती ऋण होता है, ना कि ये ग्रांट या अनुदान। आपको पता होगा जो अनुदान होता है वो वापस नहीं करना होता है, बल्कि जो ऋण होता है उसको वापस करना होता है, वो भी ब्याज के साथ। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है एक राष्ट्र एक मानक अभियान यानी वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों की समीक्षा करते हुए सार्वभौमिक स्तर पर मानकों में एकरूपता लाने हेतु एक राष्ट्र एक मानक अभियान यानी वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि भारत में प्रयोगशाला परीक्षण यानी लैब टेस्टिंग विश्व मानक स्तर के होने चाहिए, जिससे अभियान न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन पर पहली बार सितंबर 2019 में विचार किया गया था। थर्ड, देश में उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की तर्ज पर इस मिशन की परिकल्पना की गई थी। फोर्थ, इसका उद्देश्य देश में प्रचलित विभिन्न मानकों को भारतीय मानक ब्यूरो के साथ संबद्ध करना है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत में मानकीकरण के लिए एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय निकाय है। पांचवा, समान राष्ट्रीय मानक अधिक उत्पादों के लिए मानकीकरण को अनिवार्य बनाने में मदद करेंगे। अब हम लोग ये जो बिस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको जानते हैं। तो इससे संबंधित पहला पॉइंट है, मानकों का निर्धारण करने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो एकमात्र राष्ट्रीय निकाय है। सेकंड, ये उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में कार्य करता है। तो ये मंत्रालय आपको याद रखना जिसके तत्वाधान में ये कार्य करता है। थर्ड, VIS यानी विश्व वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करने तथा इनसे संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है। फोर्थ, भारतीय मानक ब्यूरो
अधिनियम 2016 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। फिफ्थ, ये अधिनियम केंद्र सरकार को उत्पादों और सेवाओं के लिए स्थापित मानकों के अनुरूप होने को सत्यापित करने तथा अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अलावा किसी प्राधिकरण या एजेंसी को नियुक्त करने का अधिकार देता है। 6. इस अधिनियम में संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले उत्पादों में सुधार करने अथवा वापस किए जाने के लिए प्रावधान किया गया है। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अर्थात IAEA खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ ने बताया है कि ईरान में एजेंसी को निगरानी जारी रखने की अनुमति देने के संबंध में 3 महीने का एक अस्थायी समाधान खोजा गया है। हालांकि इसके तहत एजेंसी की पहुंच का स्तर सीमित होगा। सेकंड, ईरान की रूढ़िवादी प्रभुत्व वाली संसद द्वारा पिछले वर्ष दिसंबर में एक कानून पारित किया गया था जिसमें यदि अमेरिका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध यानी रेस्ट्रिक्शंस समाप्त नहीं करता तो देश में किए जा रहे कुछ निरीक्षणों को स्थगित करने का प्रावधान किया गया था। थर्ड, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1957 में, तो ये आपको याद रखना है, 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर वैश्विक शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में की गई थी। फोर्थ, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्वायत्त संगठन है। फिफ्थ, इसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। ये परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। 6. IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। 7. इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त फायदों से सैनिकों को लैस करने के लिए एवं नेट केंद्रित युद्ध में लड़ने हेतु सुसज्जित करने के लिए मौजूदा रेडियोज को स्वदेश में विकसित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो द्वारा जल्दी प्रस्तावित किया जाएगा, जिससे ये न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR एक रेडियो संचार प्रणाली है जिसमें पारंपरिक रूप से घटकों को हार्डवेयर जैसे मिक्सर, फिल्टर, एम्पलीफायरों, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, डिटेक्टर आदि से जोड़ने के स्थान पर एक निजी कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से अथवा एम्बेडेड सिस्टम से जोड़े होते हैं। थर्ड, एक बुनियादी SDR प्रणाली में SDR सॉफ्टवेयर सहित एक निजी कंप्यूटर होता है जो USB या ईथरनेट के माध्यम से एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा जो RF एम्पलीफायरों, फिल्टर और एंटीन्यूटर्स के साथ RF फ्रंट एंड के साथ संबद्ध होता है। अगला है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी HVDC परियोजना खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में केरल राज्य में पुगलूर त्रिशूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर की शुरुआत की गई है, जिससे ये परियोजना न्यूज में थी। तो ये राज्य आपको याद रखनी है जहां इसकी शुरुआत की गई, केरल। सेकंड, अत्याधुनिक HVDC प्रणाली राष्ट्रीय ग्रिड के साथ केरल के लिए पहला HVDC इंटरकनेक्शन है और यह राज्य में बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बड़ी मात्रा में बिजली ट्रांसमिशन की सुविधा भी प्रदान करेगा। अगला है विश्व भारती खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, विश्व भारती भारत के पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित एक सार्वजनिक शोध हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। सेकंड, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, तो इनका नाम भी याद रखना है। इन्होंने इसे विश्व भारती नाम दिया जिसका अर्थ विश्व का भारत के साथ समागम होता है। थर्ड, वर्ष 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा
विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। अगला अगला है नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, सरकार ने हाल ही में एक नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति जारी की है, जिससे ये न्यूज में थी। सेकंड पॉइंट, नई उद्यम नीति के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। थर्ड, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, संचार एवं दूरसंचार, विद्युत, पेट्रो क्षेत्र, कोयला, अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं को रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। फोर्थ, रणनीतिक क्षेत्रों की बची हुई कंपनियों के निजीकरण या विलय अथवा बंद करने पर विचार किया जाएगा तथा गैर रणनीतिक क्षेत्रों की कंपनियों के निजीकरण करने पर जहां भी संभव होगा अथवा बंद करने पर विचार किया जाएगा। फिफ्थ, रणनीतिक क्षेत्रों में शेयर पूंजी के स्तर पर मौजूदा कंपनियों की न्यूनतम मौजूदगी सरकारी नियंत्रण में रहेगी। सिक्स, रणनीतिक क्षेत्रों में पूंजी के स्तर पर कुल सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या अधिकतम 4 होगी। अगला है पार्टिसिपेटरी नोट्स खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट, पार्टिसिपेटरी नोट्स अथवा पी नोट्स, ये इनका अन्य नाम है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईएस द्वारा सेबी में पंजीकृत हुए बगैर भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने के इच्छुक विदेशी निवेशकों, हेज फंड और विदेशी संस्थानों को जारी किए जाने वाले वित्तीय उपकरण होते हैं। सेकंड, पी नोट्स इक्विटी शेयर सहित ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट अथवा अंतर्निहित परिसंपत्तियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां होते हैं। थर्ड, पी नोट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली अनामिकता यानी एनोनिमिटी की वजह से इकाइयों द्वारा इस मार्ग का उपयोग राउंड ट्रिप फंड्स के लिए किया जाता है। ज्ञात हो कि पी नोट्स में अंतिम धारकों की पहचान नियामकों से छुपाई जाती है। राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि अवैध धन को वैध धन में बदलना। जैसे अगर कोई यहाँ पे भारत में अवैध रूप से पैसा कमा रहा है तो वो क्या करेगा, विदेशों के थ्रू इसमें निवेश करेगा और उस धन को वैध बना लेगा। इसे ही राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, आपको याद रखना है। और ये निवेशकों को तरलता यानी लिक्विडिटी प्रदान करते हैं तथा इनके स्वामित्व को पृष्ठांकन और डिलीवरी के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। फिफ्थ, हालांकि सभी विदेशी संस्थागत निवेशक को प्रत्येक तिमाही में सेबी के लिए इस प्रकार के सभी निवेशकों की रिपोर्ट करनी होती है, परंतु उनके लिए वास्तविक निवेशकों की पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है वन रैंक वन पेंशन योजना खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में संसदीय समिति की एक बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई, यानी वन रैंक वन पेंशन योजना पर, जिससे ये स्कीम न्यूज में थी। सेकंड, इस योजना में कुछ कमियां यानी लूप होल्स हैं जिनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे की जांच करने तथा योजना का पुनर्निरीक्षण यानी पुनरीक्षण करने संबंधी तौर तरीकों हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, किंतु पुनरीक्षण शुरू करने के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई थी। थर्ड, वन रैंक वन पेंशन का तात्पर्य सेवानिवृत्ति की तारीख पर विचार किए बगैर कार्मिकों को रैंक और सेवा काल के आधार पर समान पेंशन दिए जाने से है। फोर्थ, सेवानिवृत्त सैनिकों की काफी लंबे समय से लंबित इस मांग को सरकार ने नवंबर 2015 में लागू किया था और अधिसूचना के अनुसार वन रैंक वन पेंशन की प्रति 5 वर्ष में पुनरीक्षण किया जाएगा। पांचवा, 30 जून 2014 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिकों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो ये डेडलाइन आपको याद रखनी है, 30 जून 2014। 6, इस योजना का कार्यान्वयन कोसियारी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। अगला है स्फूर्ति योजना खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इससे संबंधित पहला पॉइंट है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र को
बढ़ावा देने के लिए 18 राज्यों में विस्तृत 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति क्लस्टर्स का उद्घाटन किया है, जिससे ये स्कीम न्यूज में थी। सेकंड, स्फूर्ति यानी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हिंदी में पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन व पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना का संक्षिप्त रूप है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। थर्ड, एमएसएमई मंत्रालय ने क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में, ये वर्ष आपको याद रखना है, इस योजना को प्रारंभ किया। फोर्थ, एमएसएमई मंत्रालय पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूह में संगठित करने और उनकी आय को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे संचालित कर रहा है। फिफ्थ, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी खादी के साथ साथ ग्रामोद्योग उत्पादों के क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसी है। अगला है गो इलेक्ट्रिक अभियान खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में ई मोबिलिटी और ईवी चार्जिंग अवसंरचना के साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की है, जिससे ये अभियान न्यूज में था। सेकंड, इसके उद्देश्य, जिसमें पहला है देश को 100% ई मोबिलिटी और स्वच्छ एवं सुरक्षित ई कुकिंग की ओर ले जाना है। दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और देश की आयात निर्भरता विशेष तौर पर खनिज तेल के संदर्भ में को कम करना है। थर्ड, कम कार्बन अर्थव्यवस्था के मार्ग पर आगे बढ़ना, जिससे देश और ग्रह को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जा सके। थर्ड, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अर्थात बीईई को सार्वजनिक चार्जिंग, ई मोबिलिटी और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अगला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB खबरों में। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से फोकस करना है। पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने असम में विद्युत ट्रांसमिशन तंत्र की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार के लिए $365 मिलियन के असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट हेतु एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे ये बैंक न्यूज में थी। सेकंड पॉइंट, ये कार्यक्रम असम के मौजूदा विद्युत नेटवर्क को मजबूत करेगा, जिससे सस्ती, सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस परियोजना से ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार होगा और ट्रांसमिशन नुकसान में भी कमी आएगी। थर्ड, जनवरी 2016 में स्थापित AIIB एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के मिशन के साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। फोर्थ, इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ, इसमें कुल 102 सदस्य हैं। अमेरिका और जापान को छोड़कर लगभग सभी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश इसमें शामिल हैं, तो आपको याद रखना है अमेरिका इसका सदस्य नहीं है, ना जापान। सिक्स, भारत इसका संस्थापक सदस्य होने के साथ ही चीन रूस के बाद तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 यानी नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में नवीन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के सफल व्यवसायीकरण हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 के लिए कुल 12 कंपनियों, नंबर आपको याद रखना है, का चयन किया गया है। सेकंड, ये पुरस्कार प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड अर्थात TDB द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये संगठन आपको याद रखना है। थर्ड, हर साल TDB 3 श्रेणियों स्वदेश प्रौद्योगिकी यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप्स के तहत प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण हेतु प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन या प्रविष्टियां आमंत्रित करता है। फोर्थ, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा है।
इसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। पांचवा, ये स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण और घरेलू अनुप्रयोगों हेतु आयातित प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन के लिए कार्य करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 6. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो 11 मई को मनाया जाता है, का आयोजन हर वर्ष TDB द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इससे संबंधित पहला पॉइंट है, हाल ही में इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात यूनेप द्वारा जारी किया गया है। तो ये संगठन आपको याद रखना है, यूनेप, जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। सेकंड, ये रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है किस प्रकार जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण तथा प्रदूषण तीनों स्वस्फूर्त तौर पर पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों से जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवांछनीय जोखिम उत्पन्न करते हैं। थर्ड, यूनेप 5 जून 1972 को स्थापित एक वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, 5 जून 1972। फोर्थ, इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है। फिफ्थ, इसकी प्रमुख रिपोर्ट उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखनी है, इससे जुड़ी हुई इसकी रिपोर्ट्स। 6, इसके प्रमुख अभियान वीड पॉल्यूशन, UN 75, पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ। 7, इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है वास खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी अर्थात CDDEP द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध में संपूर्ण भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में 1 वर्ष तक के लिए वास सुनिश्चित करने तथा संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण से संबंधित कदम उठाने की लागत का अनुमान लगाया गया है, जिससे यह शब्द न्यूज में था। सेकंड, CDDEP का उद्देश्य स्वास्थ्य नीति में बेहतर निर्णय लेने हेतु अनुसंधान का उपयोग करना है। थर्ड, वास अर्थात वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन और हिंदी में पानी, साफ सफाई और स्वच्छता का संक्षिप्त रूप है। ये क्षेत्र परस्पर संबंधित है। अगला है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, यूनेस्को प्रतिवर्ष 21 फरवरी, ये डेट आपको याद रखनी है, को भाषाई सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाता है। तो ये संगठन भी आपको याद रखना है जिसके द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है, यूनेस्को। सेकंड, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 की थीम या विषय शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहन है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। और इंग्लिश में भी फोस्टरिंग मल्टीलैंग्वेजिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। थर्ड, इस पहल का उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना तथा मातृभाषाओं का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना है। फोर्थ, इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को की गई थी और जिसे विश्व द्वारा वर्ष 2000 से मनाया जाने लगा। ये दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष की भी याद दिलाता है। फिफ्थ, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का विचार कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया था। इन्होंने बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में वर्ष 1952 में हुई हत्याओं को याद करने के लिए उक्त तिथि यानी 21 फरवरी प्रस्तावित की थी। अगला है सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड यानी AgSbT2 पदार्थ खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में बंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर
एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक नए पदार्थ सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड की खोज की है और जो सभी प्रकार के घरेलू और औद्योगिक उपकरणों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट ऊष्मा का दोहन करने में मदद कर सकता है और अन्य उपयोगी कार्यों को पूरा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह पदार्थ न्यूज में था। सेकंड, ये सिल्वर, कॉपर और टेल्यूरियम से संश्लेषित एक नैनो मटेरियल्स यौगिक है। थर्ड, ये एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं जो विद्युत प्रवाह को संचालित करने में मदद करते हैं, लेकिन इसके लैटिस यानी परमाणु व्यवस्था अनम्य होने के साथ साथ काफी धीरे धीरे कंपन करते हैं एवं ऊष्मा के प्रसार को रोकते हैं। यानी ये विद्युत का तो सुचालक है लेकिन ऊष्मा का कुचालक है। फोर्थ, इस प्रकार ये विद्युत का अच्छा सुचालक होने के साथ साथ ऊष्मा का कुचालक है, जो कि थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए अति महत्वपूर्ण गुण है। फिफ्थ, इसके विभिन्न प्रकार के संभावित अनुप्रयोग हैं, औद्योगिक प्रक्रियाएं, बिजली संयंत्र एवं सभी प्रकार के घरेलू उपकरण पर्याप्त मात्रा में अपशिष्ट ऊष्मा का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों को करने में किया जा सकता है। अगला है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य के 35वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी, जिससे इनका स्थापना दिवस खबरों में था। सेकंड पॉइंट, ज्ञात हो मिजोरम भारतीय संविधान के 53वें संशोधन जो 1986 में हुआ था के साथ 20 फरवरी 1987 को भारत संघ का 23वां राज्य बन गया। थर्ड, इसी तरह भारतीय संविधान में 55वें संशोधन द्वारा जो 1986 को हुआ था के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। अगला है हेलिना और दुर्वास्त्र खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में भारत ने पोखरण रेंज थार रेगिस्तान यानी राजस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और दुर्वास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे ये मिसाइल सिस्टम न्यूज में थे। सेकंड, इन मिसाइल प्रणालियों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड, हेलिना सेना संस्करण और दुर्वास्त्र भारतीय वायुसेना संस्करण तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। फोर्थ, इस मिसाइल प्रणाली का प्रक्षेपण दिन और रात, ये ध्यान रखना है आपको, किसी भी समय किया जा सकता है तथा ये पारंपरिक कवच और विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ युद्धक टैंक को भेदने में सक्षम है। फिफ्थ, हेलिना और दुर्वास्त्र डायरेक्ट हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड दोनों को लक्ष्य बना सकते हैं। सिक्स, डायरेक्ट हिट मोड में मिसाइल कम ऊंचाई पर जाकर सीधे लक्ष्य को भेदती है, जबकि टॉप अटैक मोड में मिसाइल लॉन्च होने के बाद तीव्र गति के साथ एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है तथा फिर नीचे की तरफ मुड़कर निर्धारित लक्ष्य को भेदती है। अगला है नैवडेक्स यानी नवल डिफेंस एग्जीबिशन 21 और आईडेक्स यानी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 21 खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज प्रलय 20 से 25 फरवरी 2021 तक निर्धारित नैवडेक्स 21 यानी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और आईडेक्स 21 अर्थात अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरत के अबू धाबी पहुंच गया है, जिससे ये दोनों न्यूज में थे। सेकंड, आईडेक्स और नैवडेक्स का आयोजन द्विवार्षिक रूप से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो वैश्विक रक्षा क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों और नवाचारों का प्रदर्शन है, यूएई के रक्षा उद्योग का विकास का समर्थन और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बीच नए संबंधों का निर्माण करती है। थर्ड,
अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी कंपनी यानी ADNEC द्वारा हाइडेक्स, नैपडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलनों का आयोजन रक्षा मंत्रालय तथा संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के जनरल कमांड के सहयोग से किया जाता है। फोर्थ, आईडेक्स MENA क्षेत्र में होने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जहां रक्षा, भूमि, समुद्र और वायु क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है। फिफ्थ, MENA यानी मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का संक्षिप्त नाम है। इस क्षेत्र में लगभग 19 देश आते हैं। अगला है एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में एक दवा निर्माता ने सक्रिय दवा सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट अर्थात API तैयार करके एपिलेप्सी के लिए एक दवा विरवा नेक्स्ट की खुराक तैयार की है, जिससे ये रोग न्यूज में था। सेकंड, APIs जिसे वल्क ड्रग्स भी कहा जाता है, दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। थर्ड, चीन का हुबेई प्रांत APIs विनिर्माण उद्योग का केंद्र है। फोर्थ, भारत APIs के अत्यधिक आयात के लिए चीन पर निर्भर है। पांचवा, एपिलेप्सी यानी मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात न्यूरोलॉजिकल संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिससे दौरे या असामान्य व्यवहार, संवेदनाएं और कभी-कभी अवैधता संबंधी हानि होती है। 6, हालांकि कोई भी एपिलेप्सी से ग्रसित हो सकता है, परंतु ये छोटे बच्चों और वयस्कों तथा महिलाओं की तुलना में पुरुषों में थोड़ा अधिक देखा जाता है। 7, स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण या स्पर्श में परिवर्तन आना, चक्कर आना, अंगों में सिहरन उत्पन्न होना, एकटक घूरना, एक ही कार्य को बार बार करना इसके प्रमुख लक्षण हैं। 8वां, एपिलेप्सी का कोई उपचार नहीं है, लेकिन इस विकार को दवाओं और अन्य रणनीतियों के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। तो साथियों, आज के न्यूज सेक्शन में इतना ही। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रहा FAO इसका मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन बर्लिन में, बी रोम में, सी जिनेवा में, डी पेरिस में। तो इसका करेक्ट जवाब है बी ऑप्शन यानी रोम में। अगला सवाल, आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा नाथुला पास या दर्रा किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, सी सिक्किम में, डी उत्तराखंड में। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी सिक्किम में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनवरी 2016 में स्थापित AIIV एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के मिशन के साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। सेकंड, इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। थर्ड, भारत इसका सदस्य नहीं है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अभी हम लोगों ने देखा था भारत इसका सदस्य है और तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक भी है। तो इस प्रकार थर्ड वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। जब थर्ड गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, केवल ए ऑप्शन। तो इस प्रकार इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा, यानी पहला और दूसरा कथन सत्य है, तीसरा गलत है। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अर्थात IAEA इसका मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन बर्लिन में, बी रोम में, सी जिनेवा में, डी वेना में। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के न्यूज सेक्शन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।